डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएससी कॉलेज भरतपुर से बोल रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो इससे रिलेटेड हमने 2-3 लेक्चर्स अभी आपको दिए हैं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, और उसके डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में काफ़ी बैकग्राउंड उसमें दी है। और ये एक हिस्टोरिकल जो थ्योरीज दी गई हैं उससे रिलेटेड है, उसके बारे में ब्रीफ आइडिया दिया जाएगा। ये लेक्चर जो है एमएससी फाइनल जूलॉजी के जो स्टूडेंट हैं, जो कि 3rd पेपर है जीन्स एंड डिफरेंशिएशन के लिए बनाया गया है। तो होपफुली आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। जो प्रीवियस जो लेक्चर हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, उसमें हमने जो थ्योरीज हैं वो डिस्कस की थी। थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, थ्योरी ऑफ प्रीफॉर्मेशन, वो डिटेल में हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। तो यहाँ हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ उसका एक एलिमेंट्री आइडिया आपको दे रहे हैं कि थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस का मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, जहाँ एम्ब्रियोनिक प्रोसेस है, उसको अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू होता है, यानी उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं होती है, उसको एपिजेनेसिस कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मालपिगी ने दिया। और उसके बाद दूसरी थ्योरी आई प्री फॉर्मेशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इसको मानने वालों का सोचना ये था कि जो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो कोई स्क्रैच से स्टार्ट नहीं होता है। जर्म और सेल्स जो होती हैं, एग और जो स्पर्म होते हैं, उसी में जो भी टिश्यू ऑर्गन मिनिएचर फॉर्म में होते हैं, उनका सिर्फ ग्रोथ और एक्सटेंशन होता है। तो ये थ्योरी प्री फॉर्मेशन, जो कि इसके नाम से इंडिकेट करता है कि प्री फॉर्म्ड है ऑलरेडी, जो फ्यूचर का जो जनरेशन है वो ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड है। तो ये 2 थ्योरी इनिशियली दी गई। इसके बाद और भी कई थ्योरीज हैं जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिएगा ये थ्योरीज को नेम किया गया है यहाँ पे: पेनजेनेसिस थ्योरी, जर्म लेयर कॉन्सेप्ट थ्योरी, वेयर्स लॉ, रिकैप्चुलेशन थ्योरी, मोज़ेक थ्योरी, रेगुलेटिव थ्योरी, जर्म प्लाज थ्योरी, ग्रेडियंट थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजर कॉन्सेप्ट और थ्योरी, यू कैन से दैट। तो इनको वन बाई वन ब्रीफली इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे कि आगे हमको डेवलपमेंटल बायोलॉजी को समझने में आसानी होगी, और ये समझ पाएंगे कि किस व्यक्ति ने या हमारे जो पुराने हिस्टोरिक साइंटिस्ट थे उन्होंने किस प्रकार से उनका सोच था डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में। जैसे अब आप देखेंगे कि इस थ्योरी को पेनजेनेसिस थ्योरी, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डार्विन in 1817. According to him, that each germ cell was minute replica of parent body and was capable of developing into the same type of the body. जो कि जर्म सेल होती हैं, जर्म सेल्स का मतलब यहाँ ये है, इसको अगर हम सिंप्लीफाइड मैनर में हिंदी में समझें, कि एग और स्पर्म जो कि जो एक तरह से माइन्यूट रेप्लिका होती हैं। एक तरह से क्या होती है? माइन्यूट रेप्लिका। ये काफ़ी कुछ जो थी प्री फॉर्मेशन थ्योरी से मिलती जुलती थी, और वो अपने सेम टाइप ऑफ द बॉडी क्रिएट कर सकती है, यानी जो पेरेंट्स जैसी अपनी बॉडी को क्रिएट कर सकती है। तो इसको पेनजेनेसिस थ्योरी कहा गया, और ये डार्विन के द्वारा 1817 में दी गई। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी थी वो थी जर्म लेयर कॉन्सेप्ट थ्योरी। इंग्लिश में जो यहाँ लिखा गया है कि दिस वॉज गिवन बाई पेंडेर 1817, लगभग ये दोनों साइंटिस्ट कॉन्टेम्पररी थे, एंड वॉन वेयर 1827, based on the observation of the 3 germ layer in the early chick embryo. According to this, that there are 3 germ layer are formed during development of all embryos. इनका ये मानना था, इन्होंने जो अपने चिक एम्ब्रियो के पर अपना रिसर्च किया, कि इसमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं जो कि अलग अलग टिश्यूज बनाती हैं। ये बेसिकली उसके बेस पर थी, और इन्होंने इसको जनरलाइज कर दिया कि सभी एनिमल्स में डेवलपमेंट इसी प्रकार से होता है, बेस्ड ऑन द 3 जर्म लेयर। नेक्स्ट जो थ्योरी थी वो है वेयर्स लॉ। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय कार्ल एर्नस्ट वॉन वेयर इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस,
मोर जनरल कैरेक्टर अपीयर फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग ये था कि मोर जनरल कैरेक्टर अपीयर फर्स्ट देन दी स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर। जैसे कि अगर आप ये देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज स्टेज स्टार्ट होती है, फिर देन ब्लास्टुला फॉर्मेशन होता है, गैस्टुलेशन होता है, फिर आगे का डेवलपमेंट होता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इनका ये मानना था कि जनरल कैरेक्टर्स हैं, यानी किसी वर्टिब्रेट्स को उठा के देख लें कि उनका जो इनिशियल कैरेक्टर है स्टार्टिंग फ्रॉम गैस्टुलेशन वो लगभग सिमिलर सा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनोजेनेसिस या आगे के लेवल पर हम जब डेवलपमेंट प्रोसीड करता है देन वी विल फाइंड दैट देयर इज ए डिफरेंशिएशन। ये क्लास ऑर्डर और के लेवल पर आपको बिल्कुल डिफरेंशिएट करेगा, लेकिन बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर अगर डिफरेंट एम्ब्रियोज को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वो लगभग सिमिलर से नज़र आते हैं। इसका मतलब ये भी है कि जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी एनिमल का, खासतौर से वर्टिब्रेट के सेंस में, वो लगभग सिमिलर से होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो आई वो आई रिकैपिचुलेशन थ्योरी। ये जो थ्योरी थी वो फ्रिट्ज एंड ऑस्कर 1864 में दी। These scientists renamed the Weir's law as a biogenetic theory or recapitulation theory. According to this theory, ontogeny of each individual repeat or recapitulate. To some extent, it is phylogeny. दूसरे शब्दों में इन्होंने ये कहा कि in other words, the characteristics of ancient origin develop earlier during embryonic development. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूअर ऑरिजिन डेवलप लेटर। ये थोड़ा सा एक्सटेंशन था वेस जो थ्योरी थी उसका, कि जो एंशियंट ऑरिजिन है वो पहले डेवलप होता है, उसके बाद जो न्यूअर जो स्पीसीज है जिसको कहना चाहिए वो बाद में डेवलप होता है। Weir's law and biogenetic law made embryologists to investigate the development of animal of all major group of the animal kingdom systematically. इस थ्योरी का ये फायदा हुआ कि जब इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया तो इन्होंने जो डेवलपमेंट प्रोसेस है सभी एनिमल्स का, एनिमल किंगडम का इन्वेस्टिगेट सिस्टमेटिकली स्टार्ट हो गया। तो इसमें आप देखेंगे कि ये एक स्टेप बाय स्टेप कुछ चेंजेस आए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है वो रेगुलेटिव थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू द हैंस एंड ड्राइस, ये 1819 में इनके द्वारा दिया गया, ब्लास्टोमियस ऑफ द एग एट एन अर्ली स्टेज पजेस इक्वल पोटेंशियलिटी। इनका कहने का मतलब ये था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, जो कि अगर आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्लीवेज स्टार्ट होती है और फिर ब्लास्टुला स्टेज में आता है जब एम्ब्रियो, तो उसमें छोटी छोटी सेल्स बनना शुरू हो जाती हैं डिवीजन के द्वारा, जिनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो उनमें एक पोटेंशियलिटी होती है कि वो किसी भी टिश्यू या किसी भी ऑर्गन का निर्माण कर सकते हैं। तो इसको इक्वल पोटेंशियलिटी उन्होंने बोला। इसका मतलब ये हुआ इक्विपोटेंट, एक ये वर्ड दिया, इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंट मीन्स दे हैव कैपेसिटी टू फॉर्म एनी टिश्यू एंड ऑर्गन। In other words, different parts of the eggs are not predetermined, but they have potentiality to develop into any type of organ. यानी इनका कहने का अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दे आर नॉट प्रीडिटरमाइंड। प्रीडिटर्मिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनमें जो भी उस लेवल पर सेल्स हैं, यानी ब्लास्टोमियस लेवल पर जो सेल्स हैं, दे हैव कैपेसिटी टू डेवलप एनी टाइप ऑफ ऑर्गन। The egg which undergo this type of development are known as regulative egg। जो कि इस जो भी एग्स हैं इस प्रकार की डेवलपमेंट से के प्रोसेस से जाते हैं उनको रेगुलेटिव एग्स कहते हैं। ये जो साइंटिस्ट थे इनका मानना ये था। इसके बाद जो अगली थ्योरी है वो है जर्मप्लाज्म थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अगस्त वीजमान 1904। 1904 में अगस्त वीजमान ने ये थ्योरी दी। दिस पोस्टुलेट दैट बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय टू टाइप ऑफ सेल्स, नेमली सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। द चेंजेस विच आर ब्रॉट इन द जर्म सेल्स आर इनहेरिटेड टू द ऑफस्प्रिंग, whereas those in the somatic cells would not be inherited। इसको अगर सरल हिंदी में समझा जाए कि पूरी बॉडी की दो सेल्स होती हैं,
दो प्रकार की सेल्स होती हैं ब्रॉडली, सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स, कायिक कोशिकाएं और जनन कोशिकाएं। जनन कोशिकाएं में आपके एग और स्पर्म आते हैं। तो एग और स्पर्म जो सेल्स होते हैं वो जो भी अपने पूर्वज के कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं, सोमेटिक सेल्स नहीं करती हैं, ये इनका मानना था। Moreover, the nucleus of the germ cells contain determinant for each part of the body of an organism so that the complete set of determinants would be handed over from one generation to another. No support for this now. जैसे इसमें ये कहा कि जो न्यूक्लियस होता है जो जर्म सेल्स का, वो उसमें पूरी तरह से डिटर्मिनेंट्स मौजूद होते हैं, है ना, और वो जो है कंप्लीट सेट ऑफ डिटर्मिनेंट्स जो है डिफरेंट सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और इससे आगे का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद आती है ग्रेडियंट थ्योरी, है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है अगर हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दैट द एग एक्सर्ट ए कंट्रोल ओवर द एनिमल रीजन एंड दिस इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस फ्रॉम वेजिटेटिव पोल टुवर्ड्स द एनिमल। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इनका ये मानना था कि जो एग है वो एनिमल रीजन से अपना प्रभाव जो रखता है एंड इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस फ्रॉम वेजिटेटिव पोल टुवर्ड्स द एनिमल पोल, और जो इसका प्रभाव है वो एनिमल जो वेजिटल पोल है उससे कम होता जाता है एनिमल पोल की तरफ। बट ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस वेरिएशन। जो व्यवहारी थे इसके जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया तो वो ये वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। साइंस में होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि यू हैव टू डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उसमें फेल हो जाते हैं और एक लाइफ टाइम भी काफ़ी नहीं होता सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए और कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए। तो उस टाइम जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी रिजल्ट आते हैं उसी के बेसिस पर साइंटिस्ट अपना कॉन्सेप्ट देते हैं और फिर क्या होता है कि उस फील्ड में करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, काम करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, उसको फिर से उसकी वैलिडिटी को, उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी को, उनके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं और वो यदि कसौटी के खरे उतरते हैं तो फिर वो आगे जाके थ्योरी जो है वो लॉ या कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन उस टाइम अवेलेबल होती है, अगर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये देखते हैं कि साइंटिस्ट उस टाइम अपना जो भी एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं, जो भी उनके पास सूचना है, रिसर्च पेपर अवेलेबल है, लिटरेचर अवेलेबल है, उसमें बेस्ट मैनर में और जो उनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके आधार पर काम करते हैं। इसी आधार पर ये धीरे धीरे प्रोसेस आगे चलता है। उसके बाद आई ऑर्गेनाइजर कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनाइजर कॉन्सेप्ट ये स्पीमैन ने 1918 में दिया और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। नोबेल प्राइज़ 1901 से स्टार्ट हुए थे तो 1918 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, जो कि एक सर्वोच्च या सबसे हाईएस्ट प्राइज़ होता है साइंस में दिया जाने वाला। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडक्शन ऑफ एंटायर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बाय डोर्सल लिप ऑफ एन अर्ली एम्ब्रियो, यानी एंटायर प्रोसेस जो डेवलपमेंट का होता है वो डोर्सल लिप के द्वारा होता है एम्ब्रियो के। उन्होंने ये बताया। इन 1924 स्पीमैन एंड हिल्डे मैनगोल्ड एस्टेब्लिश द एक्शन ऑफ द डोर्सल लिप, और 1924 में उन्होंने डोर्सल लिप के एक्शन को स्थापित किया कि यानी जो एंटायर प्रोसेस जो डेवलपमेंट का कैसे होता है वो डोर्सल लिप से होता है। इस प्रोसेस को या इस एक्शन को एस्टेब्लिश किया। When embryonic tissue evokes the development of structure from another tissue, it is called inductor. जब भी एम्ब्रियोनिक जो टिश्यू है अगर उसका डेवलपमेंट किसी दूसरे टिश्यू से इंड्यूस होता है तो उसको इंडक्टर बोलते हैं, और ऑर्गेनाइजर एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टर। तो ये जो पूरा जो इफेक्ट होता है ये इंडक्टर इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, ये इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला और इट वाज माइलस्टोन इन एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो
तो अगर आप ये देखेंगे कि पूरी करीब 10-11 बड़ी बड़ी थ्योरीज जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो दिए गए, थ्योरीज दिए गए डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, और ये इनका अध्ययन करना हमको ज़रूरी था कि किस तरह से ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट की डिस्कवरीज थी और बाद में कुछ रॉन्ग भी साबित हुई, वो इसको इंडिकेट करता है। तो हिस्टोरिक बैकग्राउंड आज मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।